हाय गाइज। मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं जीके जीएस का वीडियो। बहुत सारे बच्चे भी कमेंट किए थे कि सर डेली वीडियो डालिए। हाँ मेरे भाई, पक्का हम ट्राई करेंगे डेली डालने का वीडियो जीके जीएस का। बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे कि हम डेली डाल पाए। टाइपिंग करेंगे टाइम पे, आप निश्चिंत रहें। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि जयपुर के हवा महल के बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो यह जयपुर है वह राजस्थान में है। क्वेश्चन तो ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि जो जो जयपुर है वह राजस्थान स्टेट में है। दरअसल जयपुर का निर्माण 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था जयपुर का निर्माण। अब सवाई प्रताप सिंह जयपुर का निर्माण 1799 ईस्वी में करवाए थे। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि जयपुर के हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह करवाए थे 1799 में। तो जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां है। बाहर उसके दीवारों पर कितनी खिड़कियां है। तो दोस्त इसका आंसर है 953। यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जयपुर के हवा महल के बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां है। आशा करते हैं आप सब आदमी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि अगर हवा महल से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, खसाबा दादा साहेब जादव किस खेल से संबंधित है। खसाबा दादा साहेब जादव किस खेल से संबंधित है। खसाबा दादा साहेब जादव किस खेल से संबंधित है। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, खसाबा दादा साहेब जादव किस खेल से संबंधित है। तो दोस्त याद रखना है सब आदमी को, खसाबा दादा साहेब जादव कुश्ती से संबंधित है। याद रखना है दोस्त, खसाबा दादा साहेब जादव कुश्ती खेलते हैं या कुश्ती से संबंधित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। दोस्त कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो दोस्त आंसर है इसका 1517 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। कह रहा है, देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसको आप लोग याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। विश्व स्तनपान रुझान पहल विश्व स्तनपान रुझान पहल द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान की दर में 97 देशों में से पहले स्थान पे कौन सा देश था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। विश्व स्तनपान रुझान पहल द्वारा किए गए नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान की दर में 97 देशों में से पहले स्थान पे कौन सा देश था। तो स्तनपान रुझान पहल एक सर्वेक्षण किया, उसके तहत 97 को देश उसमें भाग लिए। उसका शॉर्ट फॉर्म WBTI हो जाएगा। 97 देश ने भाग लिया, तो उसमें सबसे पहला स्थान पे कौन सा देश था। तो याद रखना है कि दोस्त श्रीलंका। सबसे पहला स्थान पे स्तनपान में श्रीलंका आपका देश था। अगला क्वेश्चन, भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपका ऑप्शन स्क्रीन पे है। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो दोस्त इसका आंसर याद रखना है कि भारत में पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का स्थापना 1975 में किया गया था। 1975 में सबसे पहला ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक का स्थापना किया गया था। देखिए तो अगला क्वेश्चन, भारत के नौगम्य नेविगेबल अंतर्देशीय जल मार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इसको पूछ चुका है, आप सब आदमी को याद रहना चाहिए। भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग की नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है। भारत में नौगम्य अंतर्देशीय जल मार्ग की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो दोस्त याद रखना है कि 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर नेविगेबल अंतर्देशीय जल मार्ग की लंबाई है। 14,500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, काफी सुंदर क्वेश्चन है।
पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसने किया था? तो दोस्त सबसे पहले आपको हम बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन यूनाइटेड किंगडम करता है। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका इंग्लैंड करता है, इस बात को तो कभी मत भूलिएगा। पहले आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन इंग्लैंड करता है। सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल पार्टनर साहब याद रखना है सब आदमी को कि 1930 में किया गया था। सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। अब चलिए देखिए देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है। राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम वह कौन से भारतीय हैं जो राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीते? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रथम भारतीय थे रशीद अनवर। रशीद अनवर वह प्रथम भारतीय थे जो राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीते थे। अब चलिए देखिए राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड खिलाता है, बस उसी देश को खिलाता है इसमें शामिल रह के जो कभी इंग्लैंड के उपनिवेश करता रहे थे, जो कभी इंग्लैंड के उपनिवेश रहे थे। तो यह सब क्वेश्चन आप लोग को आता है एग्जाम में, सब पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अटल भूजल योजना का चीज से संबंधित है? अटल भूजल योजना का चीज से संबंधित है? तो दोस्त इसके नाम से स्पष्ट है, अटल भूजल योजना खुद में खुद भूजल से संबंधित है। हम लोग के माँ धरती के नीचे जितने भी जल है उस जल को बचाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए आपके प्रधानमंत्री ने अटल भूजल योजना ABY से मतलब ABY का निर्माण किया था। तो अटल भूजल योजना भूजल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? निजाम सागर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। निजाम सागर बांध कौन सा स्टेट में स्थित है? तो दोस्त याद है तेलंगाना। निजाम सागर बांध तेलंगाना में स्थित है। दोस्त याद रखना, इसको भूलिएगा मत। निजाम सागर बांध तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला ऑप्शन था आपका चेचक, सेकेंड ऑप्शन है रेबीज, एड्स, कालाजार। इसमें प्रोटोजोआ के कारण कौन होता है? तो दोस्त याद रखना है सब आदमी को कि कालाजार जो बुखार है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। जो कालाजार नाम का बुखार है वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। गुरु पर्व जो है वह सिख समुदाय का सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीना में मनाया जाता है? क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है कि जो गुरु पर्व है वह सिख समुदाय का इम्पोर्टेंट त्यौहार है, वह हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीना में मनाया जाता है? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, गुरु पर्व कौन से महीना में मनाया जाता है? तो दोस्त आपको आंसर हम बता दें, वह कार्तिक महीना में मनाया जाता है। गुरु पर्व जो है वह कार्तिक महीना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग तो सब आदमी पक्का पक्का रटे होंगे। कथकली नृत्य ललित कला के किन प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? कथकली नृत्य ललित कला के कितने प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है? कथकली नृत्य लयबद्ध संयोजन है कितने प्रारूपों का? यानी कथकली में कितने मतलब कला होते हैं, यही आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा है। यह कहाँ से है तो बखूबी सब लोग जानते हैं। यह कहाँ से है यह तो बखूबी सब लोग जानते हैं। लेकिन पार्टनर साहब क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछा है कि कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों के कितने लयबद्ध संयोजन से है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद रखना है सब आदमी को। वह 5 कला का संयोजन से बना है कथकली। कथकली जो है वो 5 कला के संयोजन से बना है। तो दोस्त देखिए यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। और एगो बात समझिए सब आदमी, सब लोग वीडियो को शेयर पक्का कीजिए। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे पार्टनर साहब तो कोई फायदा ना होगा। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए सब आदमी।
चलिए तो एकदम ध्यान रखिएगा, इस सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहा है, बहुत ज़्यादा। यही सब क्वेश्चन आप लोग को अब पढ़ना भी चाहिए। तो आप लोग अपने दोस्तों को एकदम पार्टनर साहब शेयर कीजिए, ताकि वो सब इस आपके दोस्त ये सब पार्टनर साहब पूरा एकदम पढ़ ले। तो चलिए, क्वेश्चन था कथकली कितने कला का संयोजन है? तो 5 कला का। आपको हम बता दें कि यह केरल स्टेट में मनाया जाता है। यह 300 साल पहले मनाने स्टार्ट किया गया था इस पर्व को। 300 साल पुरानी शास्त्रीय नृत्य कथकली है ये। चलिए तो अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से निर्मित टैंक को और तालाबों में मछली प्रजनन को किस नाम से जानते हैं? विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन को किस नाम से जाना जाता है? यानी सिंपल सी बात है, मछली प्रजनन को किस नाम से जाना जाते हैं? पार्टनर साहब आंसर सब लोग कमेंट कीजिए। पीसी कल्चर। पीसी कल्चर होता है मछली पालन। बीटी कल्चर होता है अंगूर की खेती। बीटी कल्चर होता है अंगूर की खेती। होरी कल्चर होता है पार्टनर साहब मतलब छोटे छोटे प्लांट की गार्डनिंग की खेती। छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिनसे हम लोग अपना घर और सजाते हैं, उसी प्लांट के गार्डन का मतलब, जो गार्डन का मतलब सजावट होता है, उस सब प्लांट की खेती को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर तो आपको मालूम है खेती को बोलते हैं। तो पीसी कल्चर मछली पालन, बीटी कल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर प्लांट गार्डनिंग की खेती। अगला क्वेश्चन, दिन में 2 बार समुद्र के पानी के लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? दिन में 2 बार समुद्र के पानी को लयबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। सुनामी बोलते हैं कि लहर बोलते हैं कि ज्वार बोलते हैं? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि जो दिन बार उसका पानी उतरता है, जो दिन में 2 बार पानी उतरता है चढ़ता है, उसे हम ज्वार बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में, कितनी बार ज्वार आती है? तो दिन भर में ज्वार सिर्फ और सिर्फ 2 बार आती है। दिन भर में ज्वार सिर्फ और सिर्फ 2 बार आती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की है? तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की है? आपको यह सब देखिए एकदम जानना चाहिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम अब पूछ रहा है। तीसरे संस्करण की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की है दोस्तों? तो गुवाहाटी, ध्यान रखिएगा। तीसरे संस्करण की मेजबानी गुवाहाटी ने की है। अगला क्वेश्चन, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वें संस्करण में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? एशियाई, देखिए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 23वां संस्करण। सबसे पहले आपको बता दें कि 23वां संस्करण 2019 में हुआ था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के। उसमें भारत का पदक में कितना कौवा स्थान था? और यह मेरे भाई साहब दोहा कतर में हुआ था, यह भी मत भूलिएगा। यह दोहा कतर में हुआ था एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23वां, जो 2019 में हुआ था दोहा कतर में। उसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो दोस्त याद रखना है, चौथा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 23वां संस्करण 2019 में दोहा कतर में होने वाले में भारत का चौथा स्थान था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज के सीधे नियंत्रण में आ गया था? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। कॉमन क्वेश्चन है, कौन से साल में ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश सरकार भारत पे अपना आधिपत्य जमा ली थी? तो दोस्त 1858 में। 1857 में जो हम लोग विद्रोह किए थे, उसको जब वह कुचल दिया था ब्रिटिश सरकार, तो वह अपने आप को भारत का मालिकाना हक जता लिया था। तो 1858 ईस्वी में वह पूरे पार्टनर साहब भारत पे अपना नियंत्रण कर ली थी। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर है। विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माने जाने वाले तुमलपल्ले निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? मतलब तुमलपल्ले एक जगह का नाम है जहाँ पे एक बहुत ज्यादा यूरेनियम का भंडार है। वह भारत के कौन से स्टेट में है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तुमलपल्ले भारत के कौन से स्टेट में है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। जो तुमलपल्ले है वहाँ पे यूरेनियम का भंडार है, विश्व का माना जाना पाटना साहब भंडार है। तो वह भारत के कौन से स्टेट में है? तो पाटना साहब इसका आंसर याद रखना है कि इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। जो तुमलपल्ले है वो आंध्र प्रदेश है पाटना साहब स्थित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है सब आदमी को। आइए ये भी क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में अगर तुमलपल्ले जो माना जाना पाटना साहब है तुमलपल्ले, तो वह तो आंध्र प्रदेश में था।
अब कहता है कि विश्व के सबसे एक सेकेंड भाई, तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब है। विश्व के सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्त याद रखिएगा, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2020 में किस देश ने अनजाने में यूक्रेनी बोइंग 737-800 यात्री विमान को मार गिराया था? कौन सा ऐसा देश है जो अनजाने में 2020 में पार्टनर साहब जनवरी महीना में एक विमान को मार के गिरा दिया था, जिसका नाम था यूक्रेनी बोइंग 737-800? तो पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा, वह आपका विमान था, वह आपका देश था ईरान। ईरान गलती से पार्टनर साहब मार के गिरा दिया था। दरअसल हुआ क्या था कि ईरान के जो सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे उनको अमेरिका मार दिया था, जिसके चलते पार्टनर साहब ईरान काफ़ी बौखला गया था और वह सोचा कि यह विमान जो है वह अमेरिका का विमान है और वह यूक्रेन बोइंग था पार्टनर साहब, उसको वह मार के गिरा दिया। तो चलिए ध्यान से सब वाला क्वेश्चन, तो किस राज्य में फोदोग बौद्ध मठ स्थित है? फोदोग इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, नाम ना सुने होंगे आप लोग, यह सब रटिए। फोदोग बौद्ध मठ कौन से स्टेट में है? फोदोग बौद्ध मठ कौन से स्टेट में है? तो दोस्त याद रखना है, सिक्किम में। फोदोग बौद्ध मठ कौन से स्टेट में? तो सिक्किम में। फोदोग बौद्ध मठ कौन से स्टेट में? तो सिक्किम में, दोस्त याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को मिला था। यह तो आप याद रखिए कि अबी अहमद अली को 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे वह किनके साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मिला था? वह किन देश के साथ, कौन से देश के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मिला था? आंसर आपके ऑप्शन पे है, कमेंट कीजिए सब आदमी। चलिए तो पार्टनर साहब जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे वह इरिट्रिया देश से अपना सीमा विवाद सुलझाए थे, इसीलिए उनको शांति पुरस्कार नोबेल का मिला था, इरिट्रिया देश से। अगला क्वेश्चन, दुमहल लोक नृत्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? दुमहल, दुमहल कहाँ का लोक नृत्य है दोस्त? आंसर कमेंट कीजिए सब आदमी। दुमहल कहाँ का लोक नृत्य है दोस्त? आंसर कमेंट कीजिए। जम्मू और कश्मीर का। दुमहल कहाँ का लोक नृत्य है दोस्त? जम्मू और कश्मीर का। दुमहल जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को किस में मापा जाता है जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है? सबसे पहले आपको बता दें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। इसके गति को किस में मापा जाता है? कौन से चीज में? गीगाबाइट में, किलोबाइट में, हर्ट्ज में, टेराबाइट में? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, किस में मापा जाता है? दोस्त याद रखिएगा, हर्ट्ज में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के गति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, सीपीयू की गति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है। आइए पाब्लो पिकासो, आप लोग नाम सुने होंगे। क्लाउड मोनेट, सल्वाडोरो डाली, विंसेंट वान गाग अपने का चीज के लिए प्रसिद्ध थे? बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है, जिसको खाली थोड़ा सा नाम याद होगा तो बता देगा। अब देखिए, भले इस सब का आपको नाम याद हो चाहे ना हो, यह तो आपको नाम याद होगा। पाब्लो पिकासो बहुत बड़े बहुत बड़े चित्रकार थे, बहुत बड़े चित्रकार। तो पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गाग, ये सब अपने कलाकृत के लिए प्रसिद्ध थे। यह ना तो पार्टनर साहब पाश्चात्य संगीत था, ना बैले प्रदर्शन था, ना सामाजिक कार्य में थे। ये लोग सब लोग अपने कलाकृति के लिए प्रसिद्ध थे। तो पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, सल्वाडोर डाली, विंसेंट वान गाग, यह सब लोग अपने कलाकृत के लिए प्रसिद्ध थे। आइए अगला क्वेश्चन, फसली त्योहार संक्रांति जो आप मनाते हैं संक्रांति, यह हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह संक्रांति कब मनाया जाता है? तो माघ महीने में मनाया जाता है। और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या कहते हैं? संक्रांति को गुजरात में क्या कहते हैं? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। संक्रांति को गुजरात में क्या कहते हैं? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा, संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? कॉमन क्वेश्चन है दोस्त, सब आंसर कमेंट कीजिए। बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन ने कब दिया था? देखिए सबसे पहले तो मतलब याद रखिए कि बंगाल विभाजन का आदेश लॉर्ड कर्जन साहब दिए थे। यह भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन का समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई साहब? तो लॉर्ड कर्जन थे। तो वह कब दिए थे? तो 1905 में, 1905 में दोस्त दिए थे। सर याद रखना है कि 1905 में दिए थे। एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक। एसिड अटैक पीड़िता की कहानी पर आधारित फिल्म छपाक के निर्माता का नाम बताइए। छपाक के निर्माता का नाम बताइए दोस्त। जो छपाक पिक्चर में मेन लीड रोल में दीपिका पादुकोण थी। दीपिका पादुकोण यह तो पार्टनर साहब मेन उसकी अभिनेत्री थी, लेकिन उसके निर्माता का नाम बताइए, उसकी डायरेक्टर का नाम बताइए। तो मेघना गुलजार छपाक का निर्माता थी मेघना गुलजार। दोस्त याद रखना है कि छपाक की निर्माता थी मेघना गुलजार। भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? मृदा सर्वेक्षण भारत में कब इसका स्थापना किया गया था? दोस्त ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, आप सभी आदमी को ऐसा क्वेश्चन याद रहना चाहिए। भारत में मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में स्थापना किया गया था? तो दोस्त याद रखिएगा कि मृदा सर्वेक्षण का स्थापना हमेशा हमेशा याद रखना है कि 1956 में किया गया था। मृदा सर्वेक्षण की स्थापना 1956 में किया गया था। मृदा सर्वेक्षण की स्थापना 1956 में किया गया था दोस्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? काफी कॉमन क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दें कि दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से पार्टनर बिलोंग करता है। यह पार्टनर साहब कौन सा स्टेट में है? तो स्टेट आपको हम बता देते हैं कि राजस्थान में है। और राजस्थान में कौन सा जगह पर ध्यान देना है? माउंट आबू। माउंट आबू में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, सब आदमी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में कुडनकुलम कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? सबसे पहले आप याद रखिए कुडनकुलम जो है वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दरअसल यह तमिलनाडु में भी याद रखना है कि कुडनकुलम जो है कहाँ स्थित है भाई? तो तमिलनाडु में है। यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आपको हम यह भी बता देना चाहते हैं कि जो यह कुडनकुलम है वह पार्टनर साहब रसिया के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। जो यह कुडनकुलम है वो रसिया के सहयोग से स्थापना किया गया था। यह तमिलनाडु में है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कौन से देश जाने की आवश्यकता होती है? ये तो आप लोग पार्टनर साहब अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं। सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए जो हमारे पर्वतारोही है, माउंटेनियर है, उनको कौन से देश जाने की आवश्यकता होती है? तो मेरे दोस्त नेपाल आंसर याद रखना है। कोई भी पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है वह नेपाल देश से ही चढ़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत के कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? भूकंप को नापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। जो आपको ये भी याद रखना है कि 1 से लेकर 12 तक के भूकंप को ही माप सकता है। तो भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 4। भारत के 4 भूकंप जोन है, इस बात को याद रखिएगा। 4 भूकंप जोन है। अगला क्वेश्चन, चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के कौन से राज्य में संबंधित है? यह भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है, आप सभी आदमी को याद रहना चाहिए। चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है? चेंचुस अनुसूचित जनजाति भारत के कौन सा स्टेट से संबंधित है? दोस्त आप सभी आदमी को याद रहना चाहिए। तो याद रखना है कि चेंचुस अनुसूचित जनजाति तेलंगाना से संबंधित है। चेंचुस अनुसूचित जनजाति तेलंगाना से संबंधित है, सब आदमी याद रखिएगा। घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? काफी कॉमन क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है। घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। घास के खुले मैदान बेल्ट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्त यह अफ्रीका में पाया जाता है, सब लोग याद रखिएगा। जो आपका बेल्ट्स प्रजाति है घास का वो अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया? सबसे पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था?
सबसे पहला प्रथम पार्टनर साहब कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखना है दोस्त, सब क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक स्वीडन में इसका आयोजन किया गया था। स्वीडन में सबसे पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक स्वीडन में आयोजन किया गया था। देखिए, पैरा ओलंपिक्स होता है शीतकालीन और छोटा ओलंपिक होता है ग्रीष्मकालीन, यह भी बात मत भूलिएगा। तो पार्टनर साहब, जो पैरा ओलंपिक है सबसे पहला स्वीडन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष यान में अकेले रहने का रिकॉर्ड बनाया है? कौन सी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड रहने की बना दी है? कौन सी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा घंटा, सबसे ज्यादा समय बिताई है मेरे दोस्त? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, कौन सी ऐसी महिला है जो सबसे ज्यादा समय बिताई है? तो दोस्त याद रखिएगा, वह महिला है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताई है, 328 डेज। 328 डेज, 13 घंटा 58 मिनट। ध्यान देना है सब आदमी को। क्रिस्टीना कोच 328 डेज, 13 घंटा 58 मिनट समय बिताई है। अब देखिए, बहुत लोग को सुनीता विलियम्स आंसर मार रहे होंगे। नहीं भाई, यह ध्यान रखना है, हम लोग की देश की सुनीता विलियम्स 321 डेज, 321 डेज 17 घंटा और 15 मिनट समय बिताई थी। तो सबसे ज्यादा है क्रिस्टीना कोच का 328 डेज। सब लोग याद रखिएगा। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब साइन किया था? सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, कब हस्ताक्षर किए थे? तो आंसर ध्यान देना है 1765 में। 1765 में सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सुजाउद्दौला और शाह आलम किसके साथ इलाहाबाद का संधि किए थे? तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ। कब किए थे? 1765 में किए थे। यह सब बात समझिए सब आदमी। अगला क्वेश्चन, बैठने के क्षमता के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन से देश में है? बैठने के क्षमता के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कौन से देश में है? ऑप्शन आपका स्क्रीन पे, सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। कौन से देश में सबसे बड़ा स्टेडियम है हॉकी का, जो बैठने के क्षमता के लिहाज से देखा जाए? तो दोस्त आंसर इसका है पाकिस्तान। याद रखना है, पाकिस्तान देश के पास बैठने का सबसे ज्यादा क्षमता है हॉकी का स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जो वायसराय होते थे पार्टनर साहब, जो गवर्नर टाइप के होते थे, उनके कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला, उनकी जो कार्यकारी परिषद थी जो काम काज करती थी उसमें शामिल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पार्टनर साहब सब लोग आंसर कमेंट कीजिए, और कौन से पहले भारत के व्यक्ति थे जो वायसराय लोगों के साथ बैठ के पार्टनर साहब उनके साथ मीटिंग करते थे? तो वह थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले सबसे फर्स्ट भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? सब लोग आंसर कमेंट करें। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कितना होता है? तो आंसर प्लीज सब लोग कमेंट करें। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब 1013.25 मिली बार होता है। ध्यान रखिएगा, 1013.25 मिली बार होता है। समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब 1013.25 मिली बार होता है। अगला क्वेश्चन, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? तो दोस्त आंसर इसका सब लोग दे सकते हैं, 4 गो। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, यही चारों टूर्नामेंट है मेरे दोस्त जो 4 गो खेले जाते हैं, टेनिस के ग्रैंड स्लैम है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा की है? कौन सा ऐसा कंट्री है जो गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा किया है? गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार कौन सा देश स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दोस्त याद रखना है, पुर्तगाल।
जो पुर्तगाल है वह गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार देने का अपने देश में देने का घोषणा किया है। पुर्तगाल पार्टनर साहब गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार, ये देखिए सब करेंट पूछा जा चुका है एग्जाम में। यह सब आप सभी आदमी को याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ चुका है, व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है। व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था? तो दोस्त ध्यान देना है ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप को कब शुरू किया गया था दोस्त? 2000 ईस्वी में। व्हाट्सएप को 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। सब आदमी को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विल्हम कांडेड, देखिएगा विल्हम कांडेड रॉन्टजॉन है। यहाँ पे विल्हम कांडेड रॉन्टजॉन है दोस्त, ध्यान रखना है, यह रॉन्टजॉन है। विल्हम कांडेड रॉन्टजॉन है। यह कहता है कि जो रॉन्टजॉन है किस चीज की खोज किए थे? विल्हम कॉनरेड रॉन्टजॉन ने किस चीज की खोज की थी? विल्हम कॉनरेड रॉन्टजॉन ने किस चीज की खोज की थी? तो सब लोग बताइए आंसर। रॉन्टजॉन, यह रॉन्टजॉन थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। रॉन्टजॉन का चीज का खोज किए थे भाई साहब? तो एक्सरे किरण का। रॉन्टजॉन एक्सरे किरण का खोज किए थे, सब लोग याद रखिएगा। उनका पूरा नाम था विल्हम कॉनरेड रॉन्टजॉन, यह एक्सरे का खोज किए थे। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन तो देखिए, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा भारत के कौन सा स्टेट में? यह भी क्वेश्चन आ चुका है। लिपुलेख दर्रा भारत के कौन सा स्टेट में स्थित है? सब लोग ऐसा कमेंट कीजिए, लिपुलेख दर्रा भारत के कौन सा स्टेट में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। लिपुलेख दर्रा भारत के उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, सालसेट द्वीप भारत के किस भाग में है? सालसेट द्वीप भारत के किस भाग में? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। सालसेट द्वीप भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो दोस्त याद रखना है कि सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप भारत के कौन से भाग में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हेल्प, हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? हेल्प खोलने के लिए, हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? हेल्प खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा कि हेल्प खोलने के लिए आपको F1, हेल्प खोलने के लिए F1 फंक्शन की नंबर 1 का यूज किया जाता है। हेल्प खोलने के लिए कंप्यूटर में F1 का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के कौन से राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के कौन सा स्टेट में स्थित है? सब लोग आंसर कमेंट कीजिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कौन सा स्टेट में स्थित है? या तो तमिलनाडु में, ध्यान रखना है, कन्याकुमारी। आप लोग कन्याकुमारी का नाम सुने होंगे, कन्याकुमारी में है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पार्टनर साहब, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तंगसपो नाम से जानते हैं। जब भारत में एंट्री करती है तो दिहांग नाम से जानते हैं। उसके आगे वह पुनः, देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो वहाँ पर उसको हम लोग दिहांग नाम से जानते हैं। फिर यह पार्टनर साहब ब्रह्मपुत्र भारत में बन जाती है, फिर बांग्लादेश में जाती है जिसे हम लोग जमुना नाम से जानते हैं। अब बांग्लादेश में हम लोग गंगा को याद रखना है, पद्मा नाम से जानते हैं। तो दोस्त याद रखिएगा, सब आदमी और सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। तो प्लीज़ मेरे भाई, आप सभी आदमी को कमेंट करना है कि यह वीडियो कैसा लगा। तबीयत खराब होने के बावजूद भी हम वीडियो बना के डाले। चलिए सभी आदमी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुश रहिए, आबाद रहिए।